हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द रियल सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथ्स। और ये है सर स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4, या यूं कह लीजिए सर लास्ट लेक्चर। जी हाँ, आज हम करने वाले इस चैप्टर की समाप्ति कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। सिंस मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बार बार आप यही बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसलिए बोलता हूं तो आपको मैं याद दिला दूं कि चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि दिस होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के ही हम चलेंगे, क्योंकि सर इससे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उससे हमें बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो लास्ट लेक्चर है, या कह लीजिए चैप्टर की समाप्ति को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है सर इस लेक्चर का, आइए देखते हैं। तो क्या है सर आज का टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जरा देखिएगा। कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल एंड मिस्ड टॉपिक। ये हैशटैग मिस्ड टॉपिक क्या है सर? ये वो टॉपिक है जो पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त बाय फॉल्ट कहीं पर मिस्ड हो जा रहा है, तो हम उसे उसी चैप्टर को पढ़ते वक्त लास्ट लेक्चर में ही उसको कवर कर लेंगे। सर ऐसा सिचुएशन आपको कैसे पता चला कि लास्ट लेक्चर के पहले ही? यार निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव ही सोचो कि हाँ चैप्टर पढ़ाते वक्त कोई टॉपिक मिस हुआ तो उसको लास्ट उसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में ही हम कवर कर लेंगे। मतलब वो मिस्ड नहीं माना जाएगा, बट जिस टाइम उसको पढ़ाया जाना था उस टाइम ही मिस्ड माना जाएगा, तो उसको हम कवर कर लेंगे। क्योंकि ओवरऑल कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है, क्योंकि हम एक थ्रू जाते हैं कि लास्ट में वही जानते हैं कि हमने सब कवर किया है, या लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे कुछ छूटा भी है तो पता चल जाएगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में उसे पूरी तरीके से मैं कवर कर दूंगा। ये मत सोचिएगा कि मिस्ड हो गया है तो इसको ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा, नहीं, हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ साथ में चलते हुए सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। साथ में आपको भी चलना है, वो कैसे सर? पैरेलल ही कॉपी में लिखते हुए, सो दैट कि आपको चीजें एकदम से समझ में आए। और क्या करना होगा सर? कॉपी ओपन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। सर पहली हेडिंग लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। पहली हेडिंग हमारी क्या है सर? कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। कहा सर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन सर क्या है? अब थोड़ा थोड़ा दिमाग को रिकॉल करते हुए आधे लोग को ये तो याद आ गया होगा सर कि होमोजीनियस शब्द हम सुन चुके हैं। होमोजीनियस क्या होता है सर? हमने अभी पिछले ही लेक्चर में पढ़ा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो प्रकार की होती हैं सर, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो इक्वेशन होती है सर जिनके हर एक इंडिविजुअल टर्म की डिग्री जो है वो सेम। तो हम भी सर कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी का, होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब होता है सर? कि हम किसी इक्वेशन को होमोजीनियस बना देते हैं। और ये सर ऐसा, मतलब कहीं ये नहीं लिखा होगा कि वो बोल रहा है कि ये रहा इक्वेशन और इसको होमोजेनाइज्ड कर दो, मतलब सारे टर्म का डिग्री सेम कर दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, बट ऐसे देगा नहीं कि हाँ कि एक इक्वेशन दे दिए हैं और इसको होमोजेनाइज कर दो, मतलब सारे एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री सेम कर दो, ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। तो सर कब लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन? हम अपने दिमाग में कब लाएंगे सर? एक लैंग्वेज जो आपको अगर दिखेगा क्वेश्चन में क्या, कि सर व्हेन देयर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of any line and curve is joined with origin। क्या कहा सर? गौर फरमाइएगा प्लीज, समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है कि अगर एक लाइन एक कर्व से, मतलब दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जाहिर बात है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लैंग्वेज इस प्रकार की कुछ दिखती है, तो समझ जाएंगे सर। तो हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन को, बोल नहीं पा रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन को सोचेंगे। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा सर, ये लैंग्वेज फिगर से समझते हैं।
सपोज कि ये एक कर्व है, कर्व कुछ भी हो सकता है भाई, कर्व मतलब समझ रहे हैं ना, लाइन ना हो वो कर्व हो, मतलब लाइन अगर एक लाइन नहीं है वो तो वो एक कर्व होगा, ये मेरे कहने का मतलब। अब देखिए एक लाइन यहां से, अब इस कर्व को वो लाइन ए बी पे कट कर रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको हमने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया 0,0। अब वो कह दे क्या सर कि OA एंड OB का सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मतलब समझे सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं आप, OB एंड OA का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मतलब सर OA का इक्वेशन निकालो, OB का इक्वेशन निकालो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, सारे टर्म को एक तरफ लाए और मल्टीप्लाई कर दे, वो होगा सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। ये तो समझ में आती है सर, बट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, और कैसे करते हैं समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, सो दैट कि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। मिटा दो जी सर, मिटा देते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन देखिएगा एकदम आराम से, क्या लिखा हुआ है कहाँ है सर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, लिखा हुआ है सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पेयर ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x minus y equal to 3 and the curve x square minus y square minus xy plus 3x minus 6y plus 18 equal to 0. Also find the angle between these two lines. क्या क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, क्वेश्चन को छोड़ो, क्या समझ आया उससे मतलब नहीं है, बस ये देखो सर कि इसमें वो लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही है, दैट इज व्हाट सर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से ज्वाइन हो रही है। मैंने कहा ना, व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड कर्व इज ज्वाइंड विद ओरिजिन, तब हम कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन में ये लैंग्वेज देखने के लिए, दिखाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उसको सॉल्व करते हैं सो दैट ये चीजें आपको अच्छे से समझ आए। देखिएगा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज 2x minus y is equals to 3। सर ये तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन दी है ना, फिर बना लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा कर्व, इस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली जो कि इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है सर, ए एंड बी, ए बी कह रहा हूं, ए एंड बी। सो इसका मतलब क्या है सर कि ए बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर कह रहे हैं इनको ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है, तो ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। और कर्व की इक्वेशन सर हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये हमें दी हुई है सर इक्वेशन ऑफ कर्व। नाउ क्वेश्चन में इतना तो आपको पता चलेगा कि आस्क क्या हुआ है सर, आस्क ये है कि OA एंड OB का पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर मतलब दोनों का इक्वेशन का प्रोडक्ट हम करते हैं तो जो इक्वेशन आती है एक सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो क्या होगी सर, है ना। तो ये पहली बात बता दो कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा ही डायरेक्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन का। मतलब अब हमें ये नहीं करना है कि OA की इक्वेशन निकालें, OB की इक्वेशन निकालें और फिर सारे टर्म को एक तरफ लाके प्रोडक्ट करें, नहीं सर। ये क्वेश्चन ही उसी का है सर, किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन का। मतलब अगर अब हम इस कर्व का हेल्प, इन दोनों के हेल्प से कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन लगाते हैं तो जो इक्वेशन आएगी सर वो इन्हीं OA एंड OB की प्रोडक्ट होगा, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सर होता क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, एकदम उम्मीद कर रहा हूं कि प्लीज सामने देखिए। कंसेप्ट है क्या सर, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ना, कंसेप्ट तो मैंने पहले बताया ना कि कंसेप्ट में करना क्या है, सारे टर्म की डिग्री को सेम बनाना है। तो हमारे पास यही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हर एक टर्म की डिग्री सेम बनानी है, तो देखिए यहाँ 2 है, 2 है, तो एक हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि इसका सेम है, इसका सेम है, यहाँ भी 2 है, ये है सर होमोजेनियस पार्ट, इतना तो आपको पता ही है। अब हम इसको भी सेम बनाते हैं, तो आप देखेंगे जहां जहां जितनी डिग्री कम है
उतनी बार 1 का मल्टीप्लीकेशन वहां रख दीजिए। मतलब सर यहाँ आप देखेंगे कि एक ही डिग्री है इस पूरे होल टर्म की, 3x टर्म की, तो हमें इसकी डिग्री 2 बनानी है। सबको होमोजेनाइज, सबकी हर एक टर्म की, हर एक इंडिविजुअल टर्म की डिग्री सेम करनी है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा देखेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर जितना कम है उतनी बार 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -6 यहाँ भी एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी एक ही डिग्री कम है। फिर यहाँ आता हूं तो सर 18 है, जिसमें ये तो डिग्री ही 0 है, लेकिन हमें 2 डिग्री, हम सबका 2 बना रहे हैं, तो इसका भी 2 बनाएंगे। तो सर यहाँ पर हम एक बार 1 और एक बार और 1, चूंकि 2 हमें चाहिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। सर हाँ, अब क्या करना है? अब यार ये भी तो है ना हमारे पास, इसका भी यूज करना है। इसको ले आइए पिक्चर में। 2x माइनस y इक्वल टू 3 का यूज क्या है सर? आपको क्या करना है, सारे जो वेरिएबल टर्म है उनको न्यूमरेटर में रख के, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सारे जो टर्म है वेरिएबल टर्म उनको न्यूमरेटर में रखकर जो 1 की वैल्यू बतानी है। मतलब सर 1 इक्वल टू क्या होगा, इसका यूज करके तो मैं कह सकता हूं कि सर 2x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 होगा, है ना? क्या सीन सही है? तो इस 1 की वैल्यू अब जहां जहां 1 है वहां वहां सर प्लग इन कर दीजिए, तो आएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x, और यहाँ हमने वैल्यू रखी दैट इज सर 2x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस 6y 2x माइनस वाई अपॉन 3 प्लस सर 18, और सर ये क्या है सर, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब 2x माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। नाउ आपको मैं बता दूं दैट इज व्हाट सर, अब जो ये इक्वेशन आपको दिख रही है सर, ये वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों लाइन को प्रोडक्ट करने पे हमें मिलती है। जी हाँ, ये आपको भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर, हमें लगाना यही है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। सारे टर्म को सेम बनाना है, हर एक इंडिविजुअल टर्म की डिग्री को सेम बनाइए, जहां कम है वहां 1 लिखिए, और उस 1 की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे सर? लीनियर जो इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वहां से। कैसे निकालेंगे? सारे न्यूमरेटर टर्म की जो वेरिएबल टर्म है, सारे वेरिएबल टर्म को हमें न्यूमरेटर में रख के फिर 1 की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट सर यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, तो ये जो बन गया दैट इज सर उसका इक्वेशन। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में, याद है क्या सर, कि उन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है सर, ये भी पूछा गया है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में लिख लेते हैं। आइए थोड़ा कैलकुलेशन है, सपोर्ट कीजिए। तो ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, ये 2 और ये 6, तो प्लीज आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा सर, 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई। सही है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर 4x स्क्वायर 2 2 जा 4, सॉरी 4xy एंड प्लस 2y। सही है, सही है, सही, स्क्वायर प्लस, हाँ सही है। यहाँ का देखेंगे 2x माइनस वाई को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, चीजें समझ में आ रही है। देखिए थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, आई होप एंड बिलीव आल्सो कि हाँ बोरिंग लग रहा होगा, बट सर ये बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एक रिजल्ट जो आएगा सेकंड डिग्री इक्वेशन का, उसमें सारे इंडिविजुअल टर्म का सेम होता है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, सो दैट कि आप रिजल्ट तक पहुंच जाए। और यहाँ पर क्या है सर, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें करना है, कितना आएगा सर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और इसका 6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा सर, 24x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 24xy। सो दैट क्या होगा सर, इसकी जगह, इस होल की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ यूज कर लेते हैं, तो कैसा आएगा सर, 24x एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक कोई एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, तो ये मिला के हो जाएगा सर 27x स्क्वायर 2 3 24, ठीक है, सही है। हाँ, उसके बाद वाई स्क्वायर की बात करते हैं, तो सर वाई स्क्वायर यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ पर बचा एक, और इसका मल्टीप्लाई, इसमें तो कितना जगह, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड, बोल कुछ और रहा हूँ कर कुछ और रहा हूँ, देखिएगा 27x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, और xy यहाँ पर है, कितना जगह 5xy, और यहाँ भी 6xy, यहाँ भी दैट इज 30xy। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसा इक्वेशन देखने को मिल रहा है।
एंड आई होप एंड बिलीव कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप देख पा रहे हैं कि सारे इंडिविजुअल टर्म की जो डिग्री है सर 2 है, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन आपको दिख रहा है सर 2 2 एंड 2 1 1 ऐड करेंगे 2। समझ में आया? ये वो इक्वेशन है सर, कौन, जब हम इस इक्वेशन को निकालकर और इसका इक्वेशन निकालकर मल्टीप्लाई करते तो हमें यही इक्वेशन मिलता। आप समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन हमें तभी यूज करना है जब ये बोले कि एक कर्व एक लाइन को कट कर रही है और उनके जो कटेड पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया गया है ओरिजिन से, तब हम सर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन अपने दिमाग में लाएंगे और उसको यूज कर देंगे। आगे चलें। अब एक बात आपको समझा दूं कि इसका अलग अगला जो है एंगल पूछा गया है, तो मैं यहीं पर बताने की कोशिश करता हूं सो दैट चीजें समझ में आए। मिटा दूं जी सर, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस एंगल की बात हुई है, तो कैसे निकालेंगे सर? अब हमने जस्ट पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि अगर हमें एक होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे दी हुई हो तो हम एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालते हैं सर? क्या फार्मूला था सर? दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। सर ये सब कहाँ से? इसी इक्वेशन में से निकालेंगे जहां पर सर x² y² के जो कोएफिशिएंट है दैट आर a एंड b। तो यहाँ से हमें मिल गया सर 27 की वैल्यू, a की वैल्यू 27, b की वैल्यू मिल गई हमारे पास 7, उसके बाद xy दैट इज सर 30/2, h की वैल्यू हो जाएगी इतना। पुट कर दीजिए सर, आंसर पाइए। तो 2 और h² का वैल्यू हो जाएगा सर 15 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हो जाएगी सर 27 इंटू 7 अपॉन इसका ऐड कितना होता है सर? दैट इज 34। याद रखिएगा ये रूट इसी पे है, नीचे वाले पे रूट मत लगा दीजिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा टर्म बन रहा है और मैं इससे दूर ही जाना चाहूँगा। यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी, सर क्या गलती कर रहे हैं? नहीं नहीं, चीज़ें सही हैं। तो ये था, हम एंगल बिटवीन टू लाइन भी निकाल सकते हैं अगर हमें एक होमोजीनियस लाइन ऑफ इक्वेशन दी हो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी एच की वैल्यू निकालिए और पुट कीजिए आंसर। तो आपको ये समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस होल लेक्चर, इस होल चैप्टर का। क्योंकि सर अगर मैं एक बात बताऊं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, लेट्स से कि 10 क्वेश्चन आए, अगर 10 क्वेश्चन आए तो उसमें से सर 4 जो क्वेश्चन है वो उनका यूज हुआ है किसका सर? सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल का। तब जाके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें लगा पाए हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा सो दैट कि चीजें अच्छे से समझ आए। मिटा दूं जी सर। अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में पहली हेडिंग है सेंट्रॉइड सर। सेंटोराइड, सेंट्रॉइड पहला सर सर्कल ऑफ ट्रायंगल क्या है सर? सेंट्रॉइड डिनोटेड बाय जी। क्या होता है देखिएगा, दिस इज नोन एज सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मतलब सर हर वर्टेक्स से जो हम मीडियन ड्रॉप करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। आइए देखते हैं फिगर की हेल्प से, थोड़ा सा समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, प्लीज सामने देखिएगा। ये वर्टाइसेस हैं ए बी सी। वर्ड अब देखिएगा मीडियन क्या होता है सर? जो पॉइंट है मतलब साइड जो है ए से हम क्या करते हैं? अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉप करते हैं और वो लाइन जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को ही टच करती है। तो सर यहाँ मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, मैं ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो एम यहाँ पर क्या होगा सर? दैट इज मीडियन। तो मीडियन क्या होता है सर? समझ में आ गया जी सर। आई होप एंड बिलीव की बात समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा सेम है, सिमिलरली यहाँ पर फिर यहाँ पर ये भी मीडियन है जो कि ड्रॉप हुआ है सी से ए बी पे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है सर, इसको पॉइंट को ओ मान लेते हैं, यहाँ भी ये बाइसेक्शन आएगा तो इसको भी हम मान लेते हैं सर एन। ठीक है, बी से हमने बी से एसी पे परपेंडिकुलर कर रहा हूं, मीडियन ड्रॉप किया है और ए से बीसी पे, सी से ए बी पे। ठीक है, ये मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज नोन एज सर सेंटरोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए सो दैट कि आपको पता लग जाए कि हाँ वो सेंटरोइड है। ठीक है,
पहला पॉइंट क्या है सर कि सेंटरोइड हमेशा ही, सेंटरोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा हमारा सेंट्रोइड। दूसरा पॉइंट क्या है सर कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड्स divides the median in ratio 2:1। 2:1 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से हम समझिएगा, मान लीजिए कि मैंने ये एम मीडियन यहाँ इसको निकाल के यहाँ ले आया और जो यहाँ पर हमारा जी था उसको यहाँ प्लॉट कर दिया। अब ये जी जो है ना वो एम को डिवाइड कर रहा होगा इन द रेशियो 2:1। सर 2 कौन सा पार्ट होगा, वर्टेक्स मतलब वर्टिस वाला, जो जिस पॉइंट से ड्रॉप किए हैं मीडियन, दैट इज सर उस साइड वाला हम 2 लेंगे और उसके अपोजिट वाला 1। मतलब सर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 2 ये 1, ये 2 ये 1 और ये 2 ये 1। ठीक है, चीजें समझ में आई। सेंट्रोइड क्या करता है, डिवाइड कर देता है इन द रेशियो 2:1। तीसरा सर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से। जितने भी वर्टाइसेस हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और सर y के लिए क्या करेंगे, सर y को जोड़ दो, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सर ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। कैसे निकालेंगे पता चला, x1 x2 x3 क्या है सर, इसके कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस के, ये x1 y1 होंगे सर, ये x2 y2 होगा और ये हमारा x3 y3 होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे x1 x2 x3, ऐड करते हैं 3 से डिवाइड, तो हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है सर कि जो सेंट्रोइड होता है वो जो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, वो सेंट्रोइड उस ट्राइंगल को 6 बराबर ट्राइंगल में बांट देता है। मतलब सर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 6 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्राइंगल की एरिया इक्वल होती है सर। ठीक है, सेंट्रोइड उन 6 ट्राइंगल एरिया इक्वल एरिया को, ठीक है, निकालता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और रिजल्ट क्या है सर कि इसको जोड़ दूं, मतलब इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ दूं, इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ दूं और इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ दूं, तब भी जो तीनों ट्राइंगल्स हमारे पास आएंगे उनके भी एरिया सेम ही होंगे, क्योंकि हमने 2 इक्वल एरिया को ही जोड़ा हुआ है, बाकी तो आपस में इक्वल थे ही। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कि 6 बराबर भागों में बांटता है, बराबर एरिया वाले ट्राइंगल में बांटता है। ठीक है, बराबर भागों में नहीं। कौन सा भाग है आप तो देख ही पा रहे हैं, 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। तो दैट इज सर सेंट्रोइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात। आगे चलें, इसका एक और इंफॉर्मेटिव पॉइंट है क्या, वो इस नेक्स्ट स्लाइड पे हम बताते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं जी सर। चलिए, एक बात क्या है सर कि मीडियंस निकालने के लिए कभी आ जाता है, मतलब ऐसा सीन हो गया कि मीडियन क्या है इस ट्राइंगल का, या फिर है ना, अब पूछ लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो उस टाइम हमें मीडियन निकालने के लिए मान लीजिए कभी जरूरत पड़ जा रही है, तो उस टाइम मीडियन कैसे निकालेंगे किसी भी ट्राइंगल के। लेट से ये हमारा ट्राइंगल है और ये कह रहे हैं कि ये मीडियन हमारा ए डी है। ठीक है सर, एबीसी ट्राइंगल का एडी मीडियन है। मीडियन होता है तो सर बाइसेक्ट करता है अपोजिट वाली साइड को। तो यहाँ से एक थ्योरम है, दैट इज सर अपोलो, स्पेलिंग में भी गलत हो जाए, अपोलोनियस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं सर, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसमें इस मीडियन का जिक्र है। क्या सर कि जिस वर्टाइसेस से मीडियन ड्रॉप हो रहा है उनके जो बगल वाले साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, दैट इज सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 2 टाइम्स द मीडियन का स्क्वायर, दैट इज ए डी स्क्वायर, प्लस जो दोनों साइड जो बाइसेक्ट हुए उनमें से कोई एक उठा लो, तो मैं बी डी डी सी में से कुछ भी उठा लेता हूँ, दैट इज सर बी डी। मे बी कुछ भी आप ये भी ले सकते थे, दोनों बराबर ही हैं तो आप उसको लिखो चाहे उसको लिखो, दोनों बराबर हैं। अब इस इक्वेशन की मदद से आपको ये दिया है तो आप एडी आराम से निकाल सकते हैं, वो क्या है सर, मीडियन है। ठीक है सर, क्या है, मीडियन। तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि एक ट्राइंगल का मीडियन का है इफ गिवन, क्या सर लेंथ वगैरह दी होगी तो निकाल लेंगे। आगे चलें नेक्स्ट सेंटर पे, चलें आइए सर। क्या है सर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है, ऑल्टीट्यूड। फिगर देखते हैं बहुत इजी से। ये हमारा ट्राइंगल है, हर एक वर्टाइसेस से अगर मैं एक एटीट्यूड एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा सर, देखिएगा ध्यान से, ऐसा। और यहाँ पर भी मैंने ड्रॉप किया,
ऐसा, फिर यहाँ से भी ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो एटीट्यूड, ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए गए हैं तीनों वर्टाइसेस से, एक जगह कट करते हैं, एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं सर, दैट इज नोन एज सर ऑर्थोसेंटर। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थोसेंटर बोला गया है। कुछ की पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सर कि फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो हमारा ऑर्थोसेंटर होता है वो लाई करता है इनसाइड। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि ऐसे एंगल जो 90 से छोटे हों, ठीक है, और उनका हम जो एंगल बना रहे हैं, मतलब एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो उस केस में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एच है, तो ऑर्थो सेंटर है, वो अंदर ही लाई करेगा, ऑब्ट्यूज के लिए बाहर लाई करता है, ठीक है सर। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो पॉइंट जहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा, जैसे कि सर ये हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस बोल रहा हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ए बी सी, सर यहाँ से ड्रॉप की गई परपेंडिकुलर ये रही, यहाँ से ड्रॉप की गई परपेंडिकुलर ये रही, और यहाँ से ड्रॉप की गई परपेंडिकुलर को यहीं रहेगी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही थी, तो यहीं पर आएगी। तो इसलिए सर ये वो पॉइंट है जहां पर तीनों एटीट्यूड, तीनों परपेंडिकुलर मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं सर, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पर ऐसे लाई करेंगे, ऑब्ट्यूज के लिए आउटसाइड, ठीक है सर। ये क्या लिख के लाया सर, इतना बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, नजर दौड़ाइए स्क्रीन पर। लिखा हुआ है सर कि ये है कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें ऑर्थो सेंटर निकालना हो तो ये तामझाम करना पड़ेगा, जी नहीं। चूंकि हम पढ़ चुके हैं पूरा स्ट्रेट लाइन, तो उसी का कॉन्सेप्ट लगा के हम बाय प्रोसीजर इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। बट कभी कभी ऐसा सीन है ना कि भाई अगर कोई सोच लिया, कोई ठान लिया कि नहीं मुझे इसी फार्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कराना है, उसका ऑर्थो सेंटर निकलवाना है, तो वो यही चीजें देंगे ना वहां पर। तो आप ये भी याद रख के चलिएगा, बिल्कुल ये नजर में रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलिए, हम प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे ऑर्थो सेंटर इफ समथिंग इज गिवन। मिटा दूं, मिटा दें, जी सर। चलिए अब प्रोसीजर देखिएगा कि इफ मुझे मान लीजिए निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। जैसे कि इसी ट्राइंगल की बात करें और मुझे क्या निकालना है सर, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, एक ट्राइंगल बड़ा सा बना लेता हूँ सो दैट सब कुछ क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यहाँ से भी, यहाँ से मतलब, ठीक है। इनका वर्टाइसेस मान लेते हैं 1 कामा जो भी यार, -2 कामा 0 और 3 कामा 4। जनरली पॉइंट कैसे निकालेंगे, बस मैं बता रहा हूँ तो कुछ मान लेता हूँ। देखिएगा, ये जो A है, ये जो B है, ये जो C है, इतना तो पता ही है, ठीक है। हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो सर ये कैसे निकालेंगे। अच्छा सपोज करिए कि अगर मैं बोल दूं कि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा सर, कि हमें दोनों लाइन की इक्वेशन दे दोगे ना, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में पहला अप्रोच क्या लगाएंगे कि हमें इस लाइन और इन दोनों में से किसी लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो तीसरी लाइन भी वहीं से पास होगी, दिक्कत की बात नहीं है। अगर दो पता चल गया तो तीसरी लाइन भी वहीं से पास होगी, ठीक है। तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अप्रोच हम लगाते हैं कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सर ये लाइन हमें दी है और इस लाइन पे हमें एक पॉइंट पता है, ठीक है। हमें पता है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट का हेल्प करके इस लाइन की स्लोप लिख दूं, ठीक है सर, क्या होता है स्लोप, स्लोप m बराबर क्या होता है सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना हो जाएगा सर, लिखिएगा बिल्कुल, 4 माइनस 0 दैट इज 4, और 2 माइनस सॉरी 3 माइनस 2 दैट इज 1, आंसर आ गया 4। तो 4 क्या हो गया सर, हमारा स्लोप हो गया। अगर इसका स्लोप 4 है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है सर, -1, ठीक है। इसका m मानिए इसका 4 दिया हुआ है, तो m इंटू 4 इक्वल टू -1, और m की वैल्यू हो जाएगी -1/4। मतलब अगर थ्योरेटिकली बात करूं तो अगर इसका m है तो इसका माइनस करके रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज इसका स्लोप आ जाएगा। तो 4 था, माइनस करके रेसिप्रोकल किए, दैट इज 1/4। तो इस लाइन की स्लोप 1/4 आ गई। एक पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे, तो सब इसकी इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम इसके साथ करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन हमें आ जाएगी, और दो लाइन की इक्वेशन आ गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो प्रोसीजर समझ में आया, हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। वो जो इतना बड़ा सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ था उसका यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। समझ में आया। एक बार फिर से दोहराने की बात करूं तो क्या करना है सर, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें इक्वेशन चाहिए होगा। इक्वेशन निकालने के लिए हम बहुत ही सिंपल मेथड से गए हैं। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप इसके
इसका स्लोप में क्या रिलेशन होगा सर, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हमने क्या किया, लगा दिया। लगाने के बाद हमें इसका स्लोप पता चल गया, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लिए, इस स्लोप का रेसिप्रोकल करके माइनस कर दिए, तो हमें इसका स्लोप पता चल गया। इस लाइन का स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दिया। वही सिमिलरली एक और के साथ कर लिया और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, दैट इज सर ऑर्थो सेंटर। मिटा दूं जी सर। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे और हम पढ़ेंगे सर अपना अगला, दैट इज सर इन सेंटर। क्या कहा मैंने, इन सेंटर, जो नेक्स्ट सेंटर है ऑफ ट्राइंगल, दैट इज सर इन सेंटर। देखिएगा, देखिए सर क्या लिखा हुआ है, दिस इज थर्ड सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मतलब सर ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं एबीसी, अगर हम उन एंगल को डिवाइड करता हुआ, क्या सर, बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉप करते हैं, उसको बोलते हैं सर एंगल बाइसेक्टर। मैंने बनाया, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, याद है ना, एक एंगल है उसको बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, उसका इक्वेशन हम लिखे थे, है ना। तो वही होता है एंगल बाइसेक्टर। मतलब सर एक ऐसा लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, उन तीनों का, ए बी सी 3 एंगल होंगे, तीनों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नोन एज सर इन सेंटर। फिगर से समझते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एकदम आराम से, हमारा ये ट्राइंगल है ए बी सी। मैं एक बात जो बता रहा हूं सर, कभी भी ट्राइंगल्स इन सब चीजों में, ठीक है, इन सेंटर्स की जब बात हो रही हो, ट्राइंगल को हमेशा स्केलीन तिरछा ही बनाइए, या कह लीजिए ऐसा बनाइए कि हमें कोई ऑब्वियस रिजल्ट देखने को ऐसे ही ना मिल जाए। मतलब अगर आप सीधा एक ट्राइंगल बना देते हैं तो उससे आपको ऐसे सेंस आने लगेंगे, मतलब देख कैसा लगेगा, देख के लगने लगेंगे ना कुछ चीजें जो कि देख के नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको सीधा बना दूंगा तो आपको यही लगेगा सर कि जो परपेंडिकुलर है वही बाइसेक्टर भी है, वही एटीट्यूड है, वही मीडियन है। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, याद रखिए हमेशा इसको ऐसा कुछ ही बनाइए ताकि आपको ऑब्वियस रिजल्ट ना दिखे उसमें। आ जाइए सर, एबीसी है, एबीसी के वर्टाइसेस लिख देते हैं x1 y1 और x2 y2 एंड सर x3 y3, ठीक है। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इन एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉप करते हैं, तो सर ये जाएगा यहाँ, इसको ई बोल देते हैं। ए क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, बी एफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, एंड सर सी डी दैट इज सर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब यहां पर आप देख सकते हैं सी डी ए ई एंड बी एफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलेंगे सर दैट इज इन सेंटर। आई होप एंड बिलीव की बात समझ में आ रही। डी सी ए ई एंड बी एफ आर एंगल बाइसेक्टर, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज इन सेंटर। इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स क्या है सर, कि ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये हमेशा इस ट्राइंगल के अंदर ही लाई क्यों करेगा सर। ये पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल तो बाहर भी बनेंगे, है ना, जिसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, बट इंटरनल एंगल की बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो सर इंटरनल एंगल मतलब अंदर, ऐसे ही अंदर हो गए, ठीक है। अब उनके एंगल बाइसेक्टर मतलब वो अंदर ही होंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो भी अंदर ही होगा, तो हमेशा ही अंदर ही लाई करेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, इंटरनल मतलब हमेशा ही अंदर लाई करता है, दैट इज इन सेंटर। दूसरा पॉइंट क्या है सर, ओनली पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल। ये एक लौता एक ऐसा पॉइंट है सर जिससे अगर आप तीनों साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एक ऑब्वियस रिजल्ट नहीं। देखिएगा ट्राइंगल ऐसा है, ये हमारा इन सेंटर मान लेते हैं, तो यहां से अगर मैं जाऊंगा इस साइड पे और यहां से यहां, यहां से तीनों साइड की तरफ मूव किया, तीनों डिस्टेंस सेम ही होगी। तीनों अगर आर है तो आर 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 तीनों, ये तो फिल्म का नाम है टॉपिक पे आइए, आर आर आर, ठीक है सर। ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे और इसको रेडियस मानते हुए अगर आप एक सर्कल बनाते हैं तो ये तीनों साइड्स को टच करता हुआ बनेगा और इस सर्कल को बोलते हैं सर इन सर्कल। क्या बोलते हैं सर, इन सर्कल। चीजें समझ में आ रही हैं, आ जाइए। एक और बात, एक ऑब्वियस चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या सर, नहीं पता है, देखिए ये जो ए होता है मतलब ए वर्टाइसेस, उसके सामने वाली जो साइड है ना बीसी, इसकी लेंथ को जनरली बोलते हैं कि स्मॉल ए है, मतलब बुक में ऐसे दिया जाता है, तो ये याद रख लीजिए। ए के सामने वाले ए, बी के सामने वाले स्मॉल बी एंड सी के सामने वाले सर स्मॉल सी, ये लेंथ है सर। स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिए। अब जैसे हमने सेंट्रॉइड में पढ़ा था कि मीडियंस को सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है,
ठीक है सर। तो यहाँ भी डिवाइड का क्राइटेरिया क्या है कि जो ए को इंसर्कल है, ए को मतलब ए ठीक है, ए के एंगल बाइसेक्टर है ना, ए का एंगल बाइसेक्टर ए, और इसको डिवाइड कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ है तो कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा ही। तो अगर बात करूं ए की, दिख रहा है कि नहीं, आई होप नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, समझ जाइए कि ये इन सेंटर है और इसको डिवाइड करेगा बी सी अपॉन ए। तो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को बी सी अपॉन ए, अगर ए की बात करें। वैसे सिमिलरली हम बी एफ की बात करें तो सर क्या हो जाएगा, ए सी रेशियो बी। हमेशा याद रखिए ऊपर वाला मतलब बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, मतलब रेशियो ऐसे लिखेंगे बी सी अपॉन ए, कभी ए अपॉन बी सी मत कर दीजिएगा। रेशियो की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो 1/2 की बात है, बी सी रेशियो ए की बात कर रहा है तो बी सी अपॉन ए की बात है, बी प्लस सी अपॉन ए की बात है। ऐसे मत कीजिएगा कि ए अपॉन बी प्लस सी कर दे, रेशियो ही उल्टा हो जाएगा तो चीजें गलत हो जाएगी। ऐसे याद कर सकते हैं सर, ए किसकी तरफ रहेगा, ए की तरफ, यही साइड है, ए इसकी तरफ है, तो ऐसे याद हो जाएगा। यूं कह लीजिए कि बी प्लस सी है, उसके ऊपर बड़ा ए है तो बी प्लस सी बड़ा है तो वो ए की तरफ रहेगा, इससे याद रहेगा। ठीक है, समझ में आया। इन सेंटर और ये कोऑर्डिनेट्स तो आपको आई ही होप की समझ आ गए होंगे। कोऑर्डिनेट्स नहीं देखा सर, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए अब कोऑर्डिनेट्स की बात करें इन सेंटर की तो कैसे निकालेंगे सर, ए का मल्टीप्लाई, मतलब सर इसके सामने वाला ए है ना, इसका x1 उठाइए और उसके सामने वाला साइड ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ की बात हो रही है, x1 का मल्टीप्लाई ए से, फिर x2 का मल्टीप्लाई उसके सामने क्या है b, फिर x3 का मल्टीप्लाई उसके सामने क्या है c, x2 यहाँ है उसके सामने ये, x3 यहाँ है उसके सामने c, तो मल्टीप्लाई करके ऐसे प्लस कर दीजिए और a प्लस बी प्लस c। ओके सर, फिर y का सेम y के साथ करना है, y को उठाइए उसके सामने क्या है b प्लस c को उठाइए मतलब यहाँ से उसके सामने क्या है c, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके a प्लस बी प्लस सी। हम यहाँ से इन सर्कल सॉरी इन सेंटर निकाल सकते हैं आराम से। इन सर्कल क्या होता है सर, वो सर्कल जो अंदर होता है किसके, एक ट्राइंगल के, और वो तीनों वर्टाइसेस को टच कर रहा होता है, उसका रेडियस सॉरी उसका सेंटर क्या होता है, उस ट्राइंगल का इन सेंटर। ठीक है सर, ओके, आई होप एंड बिलीव की बात समझ में आती है और आगे चलते हैं। ठीक है सर, चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है सर, लास्ट ट्राइंगल फोर्थ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, क्या है सर, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे समझेंगे, हम लोग बचपन में एक ना काम किए हैं क्या सर, कि एक लाइन को ना बाइसेक्ट करना सीखे, एक लाइन को कैसे आधा आधा बांट दें। क्या करते थे सर, एक कंपास उठाते थे, उस लाइन की लेंथ से आधा से ज्यादा, उस लाइन की लेंथ से आधा से ज्यादा, पहले स्केल से नाप लो भैया, फिर आधा से ज्यादा हम उसका रेडियस लेते थे उस कंपास का और चाप लगाते थे, यहाँ यहाँ फिर यहाँ यहाँ, देखिएगा ध्यान से, चाप ऐसा लगाते थे। ठीक है, और इनको जब मैच करते थे सर तो वो जो लाइन होती थी वो उस लाइन को बाइसेक्ट कर देती थी और परपेंडिकुलर भी रहती थी, बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर। तो इतनी बातें समझ में आई, वही यहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर, यहाँ ट्राइंगल के साइड के साथ, मतलब हम ट्राइंगल के साइड्स को क्या करने वाले हैं सर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं ट्राइंगल बना दूं कुछ ऐसा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पहले से पता है क्या सर, x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। ठीक है, आ जाइए, हमने क्या किया, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो कुछ ऐसा जा रही है लाइन। कैसे करेंगे सर, कंपास लिया, यहाँ चाप ऐसे किया। ठीक है, तो लाइन को जब ज्वाइन किया दोनों को तो हमें ये बाइसेक्टर मिला जो कि उस AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब एक बात और, ये जो बाइसेक्टर जा रहा है ना, जरूरी नहीं है वो इससे जाए, ये यहां से भी जा सकता है, मतलब हमें नहीं पता है कि ये लाइन यहाँ कहां से पास होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम ऐसे बना दे पूरा, तो यहीं तक बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इधर से जाएगी कि यहाँ से जाएगी। ठीक है, हम तो कंपास लेके थोड़ी बना रहा हूँ। हाँ, आ जाइए, उसके बाद सिमिलरली इसके साथ करेंगे, इस साइड के साथ, फिर इस साइड के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब तीनों का जो एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बार बार निकल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलेंगे सर सर्कम सेंटर। हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, पर चीजें सिमिलर क्या है सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट अलग अलग क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन तीन लाइन के कर रहे हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। पहले मीडियन था, फिर परपेंडिकुलर हुआ, अब उसके बाद एंगल बाइसेक्टर हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। इंफॉर्मेटिव पॉइंट क्या है सर, कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए हमेशा ही सर्कम सेंटर अंदर लाई करेगा
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए आउटसाइड लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पुरानी केसेस है ऑर्थो सेंटर वाली। और लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना देता हूं, कुछ ऐसा दिखता है ना सर, ये 90 डिग्री होता है, तो याद रखिए जो हमारा सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। सर्कम सेंटर कहां लाई करेगा सर? हाइपोटेनियस की मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। ऑर्थो सेंटर में क्या होता था सर? वो वहां पर लाई करता था जिस वर्टाइसिस पे 90 डिग्री बन रहा होगा। मतलब अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं तो ये यहां लाई करेगा, लेकिन हम सर्कम सेंटर की बात करें दैट इज इधर, ठीक है। और एक जो पॉइंट यहां भी क्या है सर? दैट इज सर ओनली पॉइंट विच लाइज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम वर्टिसेस। मतलब सर इस पॉइंट से अगर आप वर्टाइसेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, देखिएगा प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या हमने कहा कि पिछली बार हमने क्या देखा कि इस सेंटर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दैट इज इन सेंटर, वहां से हम लोग साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम वर्टाइस की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज सर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल, यहां से वर्टाइसेस का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्या होगा सर? इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको रेडियस मानते हुए अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, क्या मैंने कहा, अब इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाते हैं तो पूरे ट्राइंगल को कवर करेगा, सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा, और उसको हम बोलते हैं सर सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं सर? सर्कम सर्कल। और उसके रेडियस मतलब जो डिस्टेंस है सर्कम सेंटर से तीनों वर्टाइसेस की डिस्टेंस है उसको सर्कम रेडियस बोलते हैं, क्योंकि वही रेडियस मान के हमने सर्कल बनाया हुआ है। दैट सर्कल इज नोन एज सर्कम सर्कल, ठीक है। ओनली पॉइंट। अब यहां पर एक बात जो आपको जानने वाली चीज क्या है सर, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना इतना बड़ा, ये क्या लिखा है सर? एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है, बस वाई नहीं लिखा, वो जगह नहीं थी। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सर्कम सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना हो तो आपको x1 sin 2 x2 sin 2b x3 sin 3c, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा है, मुझे भी थोड़ा सा ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, सेम एज सर ऑर्थो सेंटर के केस में हो रहा था। तो हमने क्या किया था सर, बाय प्रोसीजर हम गए थे उसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, हम मेथड गए थे अलग से, तो इसका भी बाय मेथड जाएंगे अलग से, सो दैट कि सब कुछ क्लियर हो जाए कि अगर हमें सर्कम सेंटर निकालने के लिए आ जाए, गिवन दैट कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस ये हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हो, और हमें पूछ ले कि सर्कम सर्कल क्या है, तो हम कैसे अप्रोच अपना लगाएंगे, क्या दिमाग में लाएंगे, आइए देखते हैं। मिटा दूं? जी सर। क्या है सर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हम बाय प्रोसीजर कैसे निकालेंगे? वो तो फार्मूला था, डायरेक्ट फार्मूला, जो कि आई होप कि इससे भी बड़ा हो बहुत ज्यादा। देखिएगा मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं पहले, A that is x1 y1 and B that is x2 y2 and सर x3 y3 that is C। अब यहां प्रोसीजर क्या लगाना है? ऑर्थो सेंटर का प्रोसीजर याद है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है सर? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वो 90 डिग्री होता है। और यहां पर उसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है सर? यहां जो हमने बाइसेक्टर बनाया हुआ है ना, ये भी 90 डिग्री ही है। क्या है सर? 90 डिग्री, ठीक है सर, 90 डिग्री। अब देखिएगा प्लीज एकदम ध्यान से, अगर मैं यहां से क्या डालता हूं सर? एल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे कुछ ऐसा जाएगा ना। परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड से उस पे डालते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको बाइसेक्ट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है। तो सबसे पहले क्या करना है सर आपको? इसका मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट करके आपका वर्टिसेस पता चल जाएगा, इसका वर्टाइसेस पता चल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का अप्रोच जो बहुत बेसिक है क्या है सर? कि तीनों का इक्वेशन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, है ना। तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो इक्वेशन ही निकालेंगे ना। इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होगा एक पॉइंट एक स्लोप, या फिर दोनों पॉइंट। बट हमारे पास क्या है सर कि हम पॉइंट और स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट आपको मिल गया, मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट निकाल लिया। रही बात स्लोप की, तो याद रखिए जो एटीट्यूड इसका स्लोप होगा वही तो इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। फर्क इतना है सर, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है।
तो हम इसका स्लोप जैसे निकाल लेते, कैसे निकालते थे सर? 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकाले, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हाँ है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप मिल गया, वो स्लोप इस स्लोप के बराबर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। बराबर क्यों होता है सर? पैरेलल लाइन है तो एंगल सेम ही बनाएंगे ना, इंक्लिनेशन सेम, दैट्स इट। समझ नहीं आया क्या? फिर से देखिए, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर बना लिए। बाइसेक्टर क्या होते हैं? ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे होते हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं साइड्स को। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। सर्कम सर्कल मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तीनों की इक्वेशन, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स एंड स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो एक मिल गया क्योंकि वो मिड पॉइंट होगा, तो इन दोनों की मदद से हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। और इसकी स्लोप की रही बात, तो उसका स्लोप एटीट्यूड के स्लोप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे, ये भी 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री, ठीक है सर। और लेकिन एटीट्यूड का स्लोप कैसे निकालेंगे? एटीट्यूड का स्लोप कैसे निकालेंगे? ऑर्थो सेंटर में कैसे निकाले थे? ऑर्थो सेंटर का क्या था? एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट इज ऑर्थो सेंटर ना। बार बार क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। बार बार बोलने से चीजें याद हो जाती हैं, और जब याद हो जाएंगी तो आप कहीं सर्कम सर्कल पॉइंट परपेंडिकुलर का ना बोलते, मतलब परपेंडिकुलर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्कल सर्कल बोलने लगेंगे, क्योंकि तीनों ही चारों चीजें सिमिलर हैं और हमें ये चीजें नहीं लगानी है। क्या नहीं लगानी है सर? कंफ्यूजन वाली बात है। जो जहां है उसको वहीं क्रिस्टल क्लियर करिए, सो दैट क्लियर समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा ना, इसका स्लोप कैसे निकाले थे? 2 पॉइंट मेथड से। 2 पॉइंट की वजह से स्लोप निकाला इस लाइन का, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर है तो इसका स्लोप प्रोडक्ट -1 होगा, इसका स्लोप निकालिए। और अगर इसका स्लोप आ गया तो ये इसके ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है सर? पैरेलल। समझ में आया? आई होप एंड बिलीव की बातें समझ में आ रही होंगी। ये था सर प्रोसीजर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सर्कल। ऑर्थो सेंटर में एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑर्थो सेंटर का मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज रहें प्लीज। ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं सर? ऑर्थो सेंटर आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं ए बी सी से, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, यहां से ड्रॉप कीजिए, 90 डिग्री 90 डिग्री, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर ऑर्थो सेंटर। इतना खराब क्यों लिखा है सर? ऑर्थो सेंटर। कैसे इसका निकालते थे? यहां इसका सीख लिया तो यहां भी इसका। हमें इन तीनों लाइन की क्या चाहिए? इक्वेशन। इक्वेशन चाहने के लिए हमें ये पॉइंट तो पता है ना सर? इस लाइन में एक पॉइंट पता है, इसका स्लोप निकल जाए बस। स्लोप कैसे निकालेंगे? ये दोनों पॉइंट हमें पता होगा, x2 y2 x3 y3, ये पता होगा। इन दोनों की मदद से स्लोप निकालिए, स्लोप निकाल के और इसका स्लोप दोनों -1 कीजिए प्रोडक्ट, और इसके हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो इसका स्लोप मिलते ही इक्वेशन लिख दीजिए, पॉइंट हमें पता ही है, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलें। आगे क्या चलना है सर? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, सो दैट कि हम इसे पूरी तरीके से समाप्त कर लें, ठीक है। मिटा दूं? जी सर, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम बहुत ही नजदीक हैं किसके सर? अपनी समाप्ति के। समाप्ति ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अभी शुरू हुई है। तो अगला देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सर? क्या है सर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सर? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट चरण है इस स्ट्रेट लाइन का, प्लीज। लास्ट पॉइंट्स, चारों जो सेंटर्स हमने पढ़े, सेंट्रोइड्स, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये चारों सेंटर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटर मतलब तीनों साइड बराबर होती है, बचपन में पढ़ा है, तो वो एक ही पॉइंट होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बना देता हूं कुछ ऐसा, ठीक है सर, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों चारों सर्कल होते हैं वो एक ही पॉइंट होता है, ओनली वन पॉइंट। आर फोर सेंटर आर सेम, सबके लिए एक ही पॉइंट होते हैं, वही सेंटर, वही इन सेंटर, वही सर्कम सेंटर, वही ऑर्थो सेंटर, वही हमारा क्या बचा हुआ है? कुछ बचा हुआ नहीं, सेंट्रॉइड। ऑल फोर सेंटर आर कोलिनियर फॉर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें से दो साइड्स, दो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इनके लिए बात करें तो एक लाइन पे लाई करती हैं तीनों, जो चारों सेंटर, मतलब
यहाँ 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 यहाँ, चारों ऐसे लाई करेंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले। कोलिनियर, को का मतलब होता है जो तीनों में चारों में बराबर सेम हो, ठीक है। ऑल फोर सेंटर आर कोलिनियर फॉर आइसोसेलेस, ठीक है। फॉर एनी ट्राइंगल G divides line joining H and O in ratio 2:1। H and O को भूल जाओ, आपको बताया था ना कि G क्या होता है सर, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को बाइसेक्ट कर रहा होता है 2:1 में। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहो, वो जो लाइन होती है ना ज्वाइनिंग, वो HO को भी ज्वाइन कर रही होती है। HO मतलब सर्कम सर्कल एंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ठीक है। तो उसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि सर जो सेंट्रॉइड जो होता है वो H एंड O को लाइन ज्वाइन कर रही है, H एंड O को ऑर्थो सेंटर और सर्कम सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन डिवाइड करती है सर 2:1 में। उस लाइन की बात हो रही है सर, उस लाइन को 2:1 में डिवाइड करती है, ठीक है सर। सेंट्रॉइड्स डिवाइड ट्राइंगल इन 6 इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने बताया था ना कि सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल को 6 इक्वल ट्राइंगल्स में, इक्वल ट्राइंगल मतलब इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है सर। अगला क्या है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड्स लाइज ऑन सर्कल सर्कल, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है सर, एक पॉइंट, एक ट्राइंगल का एक ऐसा सेंटर जिससे हम वर्टाइसिस की तरह मूव करें तो हमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, मतलब ये बराबर है ना सर। अब हमने क्या किया, उसको रेडियस मान के एक सर्कल बना दिया जो कि तीनों वर्टाइसिस को टच करता हुआ जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है सर, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एटीट्यूड्स, मतलब यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। और यहां से इसका H है ना, H का जो मिरर इमेज वो सर्कम सर्कल पे लाई करता है, याद रखिएगा H का मिरर इमेज, मतलब इसको हम मानते हैं मिरर, इसको सब मिटा दें, ध्यान से देखिए, चीजें कॉम्प्लेक्स ना बनाए, ये H है, ठीक है सर। अब इसको मानिए मिरर, तो ये H का मिरर इमेज H डैश वो सर्कम सर्कल पे लाई करता है, ये है सर्कम सर्कल। यहां की बात करें तो ये डिस्टेंस बराबर यहाँ H डैश लाई करेगा। सिमिलरली यहां की बात करें, तीनों साइड को ऐसा मिरर ट्रीट करोगे तो जो H का मिरर इमेज है ना वो लाई करेगा H डैश, कहां पर, सर्कम सर्कल पर। ये थे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये थी स्ट्रेट लाइन की गाथा। पूरे 4 लेक्चर में हमने इसे पढ़ा है, बहुत लंबा नहीं गया सर, 1-1 घंटे का अप्रोक्सीमेट हर लेक्चर गया है, और अच्छे से समझे हम लोग ये हर एक चीज, ठीक है। समझने की बात जहां तक है वो सही है। फिर रही बात क्वेश्चन सॉल्विंग की, जो कि ज्यादा नहीं हुआ है, क्या मतलब हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर लेके आते हैं, सो दैट ये चीजें एकदम ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो आई होप एंड बिलीव कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, चीजों को समझते हुए चल रहे हैं और लिखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि लिखना ही सीखना है, ठीक है। और बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।